एग्जैक्ट उस लास्ट क्लास के फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। आयुष क्वेश्चन पढ़ो 46। Nitrogen laser produces a radiation at a wavelength 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power 24, calculate the power of this laser. बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आयुष बताओ। Uh, yes, sir. NHC upon ना ऐसे lambda. नहीं बोलते। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि वो सोर्स दे रहा है इनटू हर पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होती है, या तो एच नी होती है या तो एच सी बाय लैम्डा होती है। क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ दिया है इसलिए हम एनर्जी के पैकेट का फॉर्मूला लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये होता है बेटा टोटल एनर्जी का। क्या आपको टोटल एनर्जी निकालनी है? नहीं सर, हमको पावर निकालना है। तो कोई बात नहीं सर, बेटा पावर का टोटल एनर्जी और पावर भी मैंने रिलेट करा के दिया है आपको। बताइएगा ज़रा पावर क्या Power होता है बच्चों। equals to total energy upon time. हाँ, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे है तो इसको रिप्लेस क्या कर दोगे बेटा, पावर P इंटू टाइम T बराबर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एच सी बाय लैम्डा। हेलो, इतना सब लोग फॉर्मूला लिखिए पहले। हटा दो बच्चों, आगे बढ़े। चलो अब बेटा थोड़ा सा हमको इंग्लिश, अब ये सवाल में केमिस्ट्री यहाँ पे रुक गई है, अब यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई है। आयुष एक बार इंग्लिश फिर से पढ़ो बेटा, धीरे धीरे। Nitrogen laser produces a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. रुक जाओ बेटा, If बस अब इसकी हिंदी मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी बेटा ये जैसे कई लोगों ने अगर जैसे मान लो एक टॉर्च हो गया आपका, ठीक है, टॉर्च हो गया लाइट सोर्स। तो जो टॉर्च जब भी तुम जलाओगे, जब भी तुम चालू करोगे तो वो लाइट फेंकता है। आप समझ लो उस टॉर्च की जगह आपके पास एक नाइट्रोजन की बीम है, वो नाइट्रोजन लेज़र फेंकती है। और जब भी वो लेज़र लाइट फेंकेगी, वो लेज़र लाइट की वेवलेंथ इतनी होगी जब भी आप उसे चालू करोगे। ये इसकी हिंदी है। आगे इंग्लिश पढ़ो बेटा। if the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power 24, बस अब ये calculate बस the बस power बस of बस this बस laser. बेटा, इसी में तो बात छुपी हुई है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम टॉर्च का बटन दबाओगे टॉर्च को चालू करने के लिए, वो फोटॉन्स निकलेंगे उससे, मतलब एनर्जी के रेडिएशन निकलेंगे, तब ना लाइट दिखेगी आपको। हेलो, तो जो भी फोटॉन्स Yes. या एनर्जी के रेडिएशंस या रेडिएशंस उससे निकलेंगे, जिन्हें हम फोटॉन्स या पैकेट्स कहते हैं, तो वो कह रहा है इतने पैकेट निकलेंगे। कितने? 5.6 इंटू 10^24। लेकिन क्या आपको इंग्लिश ये बता रही है ये पैकेट कितनी देर में निकलेंगे? अरे सर ज़्यादा देर के लिए चालू किया तो ज़्यादा पैकेट्स निकलेंगे। हेलो, समय बता रही है आपको बेटा। हेलो, Yes. नहीं बेटा, बेटा एग्जैक्टली सवाल आपको इंग्लिश नहीं बता रहा, लेकिन आपको सवाल एक फीलिंग दे रहा है। क्या? कि इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इतना। अब क्योंकि पावर निकालना है तो सर टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम कहाँ से आएगा बेटा? बेटा एक्चुअली आपको दिया ही यही है, गिवन सब लोग लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा, सबको पता है, लैम्डा करके लिख दीजिएगा लैम्डा इक्वल टू दिस। और फिर नेक्स्ट लाइन से इंग्लिश लिखिएगा नंबर ऑफ, ये गिवन है बेटा, फोटॉन्स एमिटेड। भले लिखा नहीं है पर हमें ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, पर सेकेंड। क्योंकि सर हर क्षण में जैसे मैंने चालू किया मुझे इतने फोटॉन्स मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड आएगा बेटा। ये कॉमन सेंस कह रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि पावर के फॉर्मूले में टाइम है। सर मान लो मैं एक तो टॉर्च भी चालू करता हूँ तो उससे जो रेडिएशंस निकल रही है, अरे यार वो रेडिएशन एक फिक्स्ड निश्चित समय पे निकलेगी ना। तो सर यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन आपने क्यों लिख दिया बेटा? क्योंकि टाइम का फैक्टर को काउंट करना है, तो मुझे कॉमन सेंस थ्योरी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स कब निकलेंगे? सिंपली आदमी पर सेकेंड की बात करता, तो मैं भी कह रहा हूँ पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने फोटॉन्स निकलेंगे? 5.6। मतलब किसकी वैल्यू दी है बेटा? ये n/t की वैल्यू दी है। कितनी दी है? नहीं समझ पा रहे 5.6. बेटा, ये इंग्लिश में दिया नहीं है। कई बार वो हमेशा, शायद आप अगर 10वीं पास हो तो आपको पता होगा,
थ्योरेटिकल सवाल जो कि न्यूमेरिकल्स करवाने की इच्छा रखते हैं वो कहलाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सुना है कभी? हेलो? तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड्स आर द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर्मूले तो हमें रटे होते हैं। हमें वर्ड्स से प्रॉब्लम को समझते हुए गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करना ही तो काम रह गया है। हेलो? हेलो? बोलना पड़ेगा Yes, sir. बाकी लोगों। बस फिर हो गया, अब हो गया, ये समझ में आ गया। तो अब बाकी तो फिर गणित लगाते आती है। अगर बहुत नालायक नहीं होगे तो गणित लगा लोगे। मुझे फॉर्मूला बताइएगा थोड़ा सा, मुझे फॉर्मूला बताइएगा। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एवरी पैकेट विच इज एच सी बाय लैम्डा। तो सर मैं ये निकाल हटा रहा हूँ, मुझे लगता है आपने लिख लिया है। तो पावर क्या बड़ा हो जाएगा बेटा, एन बाई टी, जिसका वैल्यू मुझे पता है, इंटू एच सी बाय लैम्डा। लिखते चलो, ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं। तो पावर क्या आ जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने हैं, 5.6 इंटू 10⁻24 इंटू एच और सी को बच्चों जब इंटू करना सीखोगे ना आप, वैसे एच का प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड, ऐसा यूनिट में है कि नहीं। Yes, sir. सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। कोई बच्चा कैलकुलेटर निकाले और मुझे बताए कि एच और सी को आज से इंटू करके याद भी कर लो। पता है क्यों? क्योंकि फ़ायदा होगा। पता है अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा बेटा, 20 इंटू 10⁻−26। चेक करो भैया, कोई बच्चा ढंग से चेक करो पहले। एच इंटू सी आज से मैं रटा रहा हूं आपको। हाँ क्या बोल रहा है बेटा? 19.878। हाँ तो बेटा 19.87 को अगर मैं 20 लिख रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? नहीं सर, याद हो जाता है सर। हेलो? हेलो? सर उसको लैम्डा को भी तो मीटर में चेंज करेंगे। हाँ, अरे रुक जाना, आने तो दे, अभी लैम्डा तक मैं आया कहाँ। एच सी तक किसी को कोई दिक्कत, बोलना पड़ेगा। नो सर। तो सर अपॉन, अब लैम्डा की बात करते हैं बेटा। तो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है नैनोमीटर में, बिल्कुल सही है। हम ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे विच इज़ मीटर। तो 337.1 इंटू 10⁻⁹ होता है क्या? उंगली निकालो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, पांचवी उंगली, मतलब -1 -2 -3, फिर 3 का पहाड़ा, -6 -9। याद आता है सबको शायद ये? बस बेटा सॉल्व कर दो और क्या। अप्रॉक्सीमेटली जो भी आंसर आएगा वो बताओ, अप्रॉक्स भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हो क्या, कोशिश करो अभी कर लो एग्जैक्ट, मोर और लेस, ज़्यादा अप्रॉक्स मत करना। आंसर चाहिए मुझे, सॉल्व कीजिए, आंसर बोलिए। 10⁻5 फिर से बोल, क्या बोला बेटा? 33.93 इंटू 10⁻5। यूनिट क्या होती है बेटा? मैंने वो वॉट। जूल अपॉन सेकंड वॉट। यस सर। तो बेटा इसको सर साइंटिफिक, मैंने उसको 3 हाँ, पूरा उससे नहीं किया है, नहीं बेटा कोई बात मैंने नहीं। 3.3 से डिवाइड कर दिया। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, अप्रॉक्स जैसे तुमने किया हो वो मतलब लगभग आंसर होगा। लेकिन हाँ बेटा, अगर आंसर 10 की पावर में दे रहे हो ना, तो ये ज़रूर कोशिश किया करो मुझे साइंटिफिक नोटेशन में दिया करो। साइंटिफिक नोटेशन क्या होना चाहिए बच्चों? पहला डिजिट यानी कि 3.3। तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, इन दिस केस 6। हेलो? 6 मतलब अप्रॉक्सीमेटली, ज़रा बड़ा मल्टीप्लायर बताओ बच्चों मेरे को। किलो मेगा, याद है ये? हेलो? हेक्टा डेका यस किलो। तो ये क्या होगा बच्चों, मेगा है क्या ये? मेगा होता है 10⁻6, बोलना पड़ेगा। यस सर। तो कायदे से मैं ऊपर से साफ कर रहा हूँ, कायदे से हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। आप जब भी जेई में ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाएगा 3 या 3.5 के बीच में, तो लगभग 3.4। 3 से 3.5 के बीच में फ़र्क नहीं पड़ता। मेगावाट, पीछे चेक करो आंसर, पीछे चेक करो आंसर क्या यस आ सर रहा है। देख रहे हैं।
1.3 मेगावाट दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उतना ठीक है, राइट है। चलो और पीछे यूनिट वॉट नहीं दिया, सिर्फ जूल दिया है। बेटा जूल पर सेकंड दिया होगा ना, नहीं दिया सर, सिर्फ जूल लिखा है। तो बेटा इन दैट केस वो आपको एनर्जी बता रहा है, एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, पावर, और एक्चुअली सवाल क्या पूछ रहा है, पावर, तो हमको पावर वॉट में ही बताना चाहिए, तो पर सेकंड कर देने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, वैसे भी टाइम अपॉन 1 सेकंड ना मान रहे हैं। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, और एक्चुअली अगर पावर पूछा जा रहा है बेटा तो एनर्जी नहीं बतानी चाहिए, मतलब वो आंसर सुधार लो, मतलब यूनिट सुधार लो, आंसर तो सेम है। खैर चलो हो गया, हटा दूँ बच्चों, हम ये सीख रहे थे कि करके हमने लिखा है, पहला जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या माने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए कई बार आपको उसका वेव नेचर ये मानना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक मैथमेटिकली एक वेव की तरह है, और कई बार आपको मानना पड़ेगा कि वो एक पार्टिकल की तरह है। वेव की तरह उसको हमने कैपिटल ए लिखा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जानकारी दे दी, और कैपिटल बी था बच्चों जब हमने चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पार्टिकल मानने की कोशिश की। शायद हमने कैपिटल बी हेडिंग डाली हुई है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेलो, Yes, sir. चलो यस सर, लिख भी चुके हैं उसमें। अच्छा, इस कैपिटल बी में शायद हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिख चुके हैं, जिसमें हम ये जान चुके हैं कि ये जो सारे रेडिएशंस होते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेन देन होता है पैकेट्स के रूप में। तो पैकेट तो कायदे से एक मास ही है, पार्टिकल है ये, तो वो जो लेन देन होता है ये पैकेट्स के रूप में होता है। कोई भी लाइट सोर्स एनर्जी लेता है या देता है, पैकेट्स में ही देता लेन देन होता है, और हर पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। इन पैकेट्स को हम क्वांटम भी कहते हैं, इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटोन भी कहते हैं। हमेशा एनर्जी का लेन देन इन्हीं पैकेट्स के रूप में होता है, पैकेट कभी भी खुलते नहीं है बेटा, तो हमेशा पैकेट्स का लेन देन इंटीग्रल फॉर्म में होगा, मतलब 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 10 पैकेट, 0 पैकेट, हेलो, 1.5 पैकेट या 2.25 पैकेट या आधा पैकेट, ये नहीं होता। हेलो हेलो, यस सर। इससे हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो पैकेट्स होती है इनकी जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और ये सारे जो पैकेट्स होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, हम मैंने आपको शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा भी चुका है, मैं अगर आपसे पूछूंगा बेटा कि विजिबल रेडिएशन में आता है बच्चों एक्चुअली विबग्योर, क्या आता है, विबग्योर सुना होगा आपने, ये विबग्योर कहलाता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर को भी आप उसी पैटर्न में लिखेंगे जिस पैटर्न में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को लिखा है। मुझे बताओगे इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होता था, देख के बताओ फोटो, So फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होता था, वेवलेंथ। वेवलेंथ। बेटा और हम अभी ताज़ा ताज़ा हमने एक बात जानी है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि वॉयलेट लाइट जलाने में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा कि रेड लाइट जलाने में, तो आप क्या जवाब दोगे, बिजली का बिल मतलब एनर्जी। रेड, वॉयलेट। कौन सी बल्ब जलाने में ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, वॉयलेट बल्ब कि रेड बल्ब, बोलो। वॉयलेट, वॉयलेट। वॉयलेट बल्ब। और किस में एनर्जी का कंजम्पशन मिनिमम होगा, रेड में कि वॉयलेट में, रेड। रेड में। बिजली का कंजम्पशन मिनिमम होगा, और कौन दूरी से दिखाई देगी बेटा, वो रेडिएशन दिखाई देना मतलब विजिबल रेंज की रेडिएशन होना, और दूर से दिखाई वो देती है बेटा जिसकी वेव की लेंथ ज़्यादा होती है। तो शायद आप समझ पाओगे क्यों लाल लाइट को डेंजर सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है। डेंजर सिग्नल मतलब आपको दिख जाए यार कि ना आओ भैया, तो डेंजर हमेशा दिखाने के लिए रेड का इस्तेमाल होना ये कोई सुंदरता के लिए नहीं है बेटा। रेड कलर को डेंजर सिग्नल के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्यों, ए सबसे कम बिजली यूज़ करता है, बी बहुत दूरी से दिखता है। हेलो 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 हेलो, यस सर, यस सर। चलो, तो ये कुछ कॉमन सेंस था जो मैं आपको देना चाहता था, मैंने आपको कॉमन सेंस दे भी दिया है। बच्चों
इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को समझने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने के लिए कई बार हम उसे वेव मानते हैं, कई बार हम उसे पार्टिकल मानते हैं। पार्टिकल नेचर, हमको इन रेडिएशंस को पार्टिकल मानना पड़ेगा कुछ कुछ केसेस में। उसके लिए पार्टिकल नेचर में हम लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2। पार्टिकल नेचर को समझने समझाने का एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, वो होगा हमारा पार्टिकल नेचर में पॉइंट क्रमांक 2। शायद बड़ा वन हम लोग कल की क्लास में लिख चुके हैं, ऐसा है ना? Yes. चलो, बड़ा 2 लिखेंगे बच्चों, और ये बड़े 2 से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है। सॉरी, अच्छा एक काम करता हूँ बेटा, बड़ा 2 हेडिंग डाल दो और उसको लिखेंगे। मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आओ, फिर से ज्वाइन करो, तो बड़े 2 लिख के स्टार्ट करेंगे। कब एक मेटल के सरफेस से निकलते हैं? जब वो मेटल का सरफेस को एक्सपोज किया जाता है सूरज की किरणों में, रेडिएशंस में, लाइट से। और ये इजेक्शन को, ये फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारा पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1 है। लिखो तो, हाँ बोलो। तो के वो हम पहले लिस्ट कर लेते हैं, तो वो आर एस फॉलोज है। लिखेंगे बेटा? लिखो तो, हाँ बोलो। कहने का अर्थ है कि पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि मेटल सरफेस तुमने रखा और उसमें तुमने लाइट को फॉल करने दिया। जैसे तुम लाइट को फॉल करने दोगे वैसे ही, कोई टाइम लैग नहीं होगा। जिस क्षण में तुमने लाइट फेंकी उसी क्षण में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये पहला ऑब्जर्वेशन। लिखो तो, हाँ बोलो। कहने का अर्थ यह है कि उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के सरफेस से निकलेंगे जितना तीव्र, इंटेंस आप लाइट फॉल कराओगे। कहने का अर्थ ये है कि शायद आप भी कभी धूप में निकले होगे, दोपहर में कभी कभी 3-3:30 बजे मई वई के मौसम में निकलो तो कहते हो अरे मास्टर जल गए जल गए जल गए। सर बहुत भाई, सन सूरज तो वही है, लेकिन इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ता है बच्चों। इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी से वो मत करना, कंफ्यूज मत करना। इंटेंसिटी मतलब है ज़्यादा इंटेंस, वेव की एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी मत मान लिया कर लीजिए, है ना। इंटेंसिटी मतलब देसी भाषा में तीव्रता, कितनी तेज है। फ्रीक्वेंसी से रिलेट मत कर देना इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। इंटेंसिटी का बेसिक मतलब है ब्राइटनेस। इसके कहने का, लिखते भी रहो सुनते रहो, इसके कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी मेटल के सरफेस में जब भी लाइट फॉल करेगी, तो जो भी लाइट फॉल करेगी ना, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए। उससे अगर और कम फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उससे और कमज़ोर लाइट होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। तो हर मेटल के लिए बेटा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट। तो सर हर मेटल की क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट अलग होगी? हाँ बेटा, हर मेटल की अलग होगी। हाँ, लेकिन उस मेटल की वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि मेटल फिक्स है। अब बेटा ये जो भी ऑब्जर्वेशन आपने एक मेटल के साथ किए हैं ना, ये मेटल के साथ ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये है तो ऑब्जर्वेशन उनके इलेक्ट्रॉन्स का ही, पर वो आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या ना मान लो, आप एक पार्टिकल ना मान लो। इसलिए ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में लिखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंग्लिश यहाँ पे ख़त्म होती है, पर अभी हमने समझी नहीं है चीज़ें, तो थोड़ा सा इंग्लिश और लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस समाप्त होते हैं बच्चों। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1 भी यहाँ से समाप्त होता है। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे। अच्छा एक सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने पॉइंट क्रमांक बड़ा 2 डाला था ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। अभी बड़े 2 में बेटा पहला पॉइंट यानी कि रोमन नंबर 1 समाप्त होता है। बड़े 2 में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2। बोलूँ? बोलूँ? चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ मेटल, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time lag or delay. Full stop.
इसी पॉइंट में पैरा चेंज करके लिखेंगे बच्चों, ग्रेटर द एनर्जी पजेस्ड बाय द फोटोन कॉमा ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। मैं मास्टर हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, रोमन नंबर 3 हो जाएगा हमारा ये। लिखो तो हाँ बोलो। समझने की स्थिति में भी आ गए हैं, तो आइए अब थोड़ा सा समझ ही लिया जाए चीज़ों को। देखो बेटा, सबसे पहले एक मैं कह रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होगा जब सबसे पहले आपके पास एक मेटल का सरफेस होना, मेटल होना चाहिए। अच्छा, ये मेटल पे इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि आने वाली रेडिएशन अटैक करेगी, मतलब इंसिडेंट करेगी। अच्छा, मतलब देसी भाषा में सूरज की किरण इसमें पड़ी। सूरज की किरण जो आ रही है बेटा, उसकी सर जो भी एनर्जी आ रही है वो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आ रही हैं बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं लिख रहा हूँ न्यू आई। तो न्यू आई की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? न्यू आई की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ Incident. रेडिएशन। हाँ, आने वाली रेडिएशंस की औकात, फ्रीक्वेंसी, ये है न्यू आई। ठीक है सर, अब इंसिडेंट रेडिएशन आई, इसको ऐसे समझो बेटा, पहले अब लिखो मत, पहले फोटो मत बनाओ, पहले सिर्फ मेरी बात सुनो बेटा। ये ऐसे समझो कि मान लो तुमको यहाँ से रामवन घूमने जाना है। अब मेटल क्या हो गया? रामवन। रामवन तक जाने में, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जो पेट्रोल का खर्चा लगता है आने जाने में, एक एग्जाम्पल है, वो मान लो 70 रुपये का पेट्रोल लगता है। अच्छा, तुमको अपने किसी दोस्त को ले जाना है रामवन घुमाने, समझ रहे हो ना? बाइक उठाई तुमने, मौसम अच्छा है ही, तुमने बाइक उठाई, अपने दोस्त को कहीं से फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ, पिक किया और रामवन ले गए। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि जब दोस्त को पहली बार तुम घूमने ले जा रहे हो तो अब तुम कम से कम कुछ खिलाओ पिलाओ भी। तो मान लेते हैं हम तुमको पापा के पास गए, तुम कहें पापा हम घूमने जाना है, थोड़ा सा पैसा दो। पापा ने तुमको 100 रुपया दिए। 100 रुपये में बच्चों कितना पैसा तो तुमको वहाँ तक जाने और लौटने में लग जाएगा? 70 रुपये। तो बेटा 70 रुपये तो मिनिमम अमाउंट है ना कि रामवन तुम जा पाओ। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, और उसके बाद जो तुम्हारे पास 30 रुपये बचा, वो 30 रुपये से तुम अपना बढ़िया खेल फुल्की उल्की खा लो। हेलो, लेकिन अगर तुमको तुम्हारे पापा 60 रुपये देते या 65 रुपये देते या 69 रुपये देते, तो तुम रामवन जा भी नहीं पाते। मान लो 70 रुपये भी दिए हैं तो कम से कम घर में घर की मठरी ले जाओगे और वहाँ जाके खा लोगे, जा तो पाओगे ना कम से कम 70 रुपये में। हेलो, तो अगर तुमको 69 रुपये भी मिले तो तुम्हारा जाना संभव नहीं है। हेलो हेलो। यस सर। तो बेटा जो मैंने इंग्लिश ऑलरेडी लिखा चुकी है, न्यू नॉट जिसको मैंने कहा है, वो न्यू नॉट क्या है बेटा? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की इंग्लिश भी लिख चुके हो, वो मिनिमम पैसा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके अगर वो नहीं दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लो ये रेडिएशन में कोई एक रेडिएशन अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को मिल गई, मान लेते हैं ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ये इंसिडेंट रेडिएशन बेटा मिल गई, ये इसको खाया, खा के क्या करेगा? पहले सरफेस तक आएगा। सरफेस तक आने में जो एनर्जी लगती है ना बेटा, मिनिमम एनर्जी, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे मैंने कहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में था, मेटल के अंदर था, तो पॉजिटिव आयन से अट्रैक्टेड तो होगा, वरना तुम मेटल को छुओ तो मेटल झटका मारना चाहिए। क्या लोहा उठाओ, लोहा करंट मार देता है? नहीं सर, लोहे में भले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्टर है, पर लोहा नॉर्मली लोहा उठा लो तो क्या करंट मारेगा? नहीं सर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं लेकिन फिर भी फ्लो तो नहीं करते ना जब तक उसको सप्लाई से ना जोड़ा जाए। हेलो हेलो। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री है लेकिन फिर भी सर नॉर्मली लोहा छूने पे या नॉर्मल कोई भी तार अगर कनेक्टेड नहीं है, तार को छुए तो करंट नहीं मारेगी। हाँ, कॉपर की वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सोर्स से जोड़ो तब ना फ्लो करेंगे नॉर्मली। मतलब सर वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है, कौन पकड़ा होगा बेटा? पॉजिटिव आयन। तो बेटा वो पॉजिटिव आयन जिनसे इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होंगे, वो पॉजिटिव आयन्स से संबंध रिश्ता तोड़ने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगी ना। तो ये जो 70 रुपये मैं बोल रहा हूँ ना, ये 70 रुपये वही एनर्जी है जो उसको सरफेस तक आने के लिए लगती है, जिसे मैंने इंग्लिश में बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी।
अब अब बेटा अगर सरफेस में आने के बाद भी उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बची होगी तो वो क्या करेगा? पॉक करके निकलेगा। क्या करके निकलेगा? क्या करके निकलेगा? क्या करके निकलेगा? पॉक करके निकलेगा। कहाँ से? मेटल के सरफेस से। और जब वो निकलेगा तो जो भी पैसा उसके पास बचा होगा वो पैसा उसको क्या प्रोवाइड कर देगा? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? यस सर। बात समझ में आती है? यस सर। अब आप ये फोटो बना सकते हैं बच्चों। फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। तो अगर तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स पॉक करके मेटल के सरफेस से निकलें विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो आपको उनको मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करानी पड़ेगी। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से तुमने 1% भी कम एनर्जी दी तो वो सरफेस तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो इजेक्शन नहीं होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने ऑब्जर्व किया है क्या? हाँ बिल्कुल ऑब्जर्व किया है बेटा। जो घर में आप लोग के सोलर पैनल लगे रहते हैं आजकल, जिससे आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, अरे पानी गर्म होता है। कई लोग घरों में तो लगे हैं वो बिजली भी कई लोग यूज़ करने लगे हैं वो वाली। तो एक्चुअली बेटा ये एनर्जी आती कहाँ से? सर ऐसा ही जो आप छतों में जो पैनल लगा के रखते हो बेटा, वो पैनल ही उसमें ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका क्या कम होता है बच्चों? वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड। मतलब सनलाइट उनमें फॉल करे तो उनका इजेक्शन, मिनिमम एनर्जी जो लगती है ना, वो महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि मिनिमम एनर्जी उनमें बहुत कम लगती है। सरफेस तक आने में उनका जो वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, बहुत कम होता है उस। और फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। यही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का आप इस्तेमाल कर दो, तारों में ले आओगे अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये आपके घर में बिजली दे देगी। अगर इस पर आप कोई बैटरी चार्ज कर लोगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। और अगर आप इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करोगे नॉर्मली, तो ये जाके पानी को हिट करेंगे तो पानी, ये काइनेटिक एनर्जी पानी में जाएगी तो पानी गर्म हो जाएगा। हेलो हेलो, यस। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो बेटा, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। लिखेंगे बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा लगता है। तो बेटा आया कितना पैसा? एच न्यू आई। एच म्यू आई। मिनिमम सरफेस तक आने में कितना पैसा लग गया? एच न्यू नॉट। और अगर फिर भी सरफेस तक जाने के बाद भी कुछ पैसा यानी कि एनर्जी बची रही तो इलेक्ट्रॉन क्या करके निकलेगा? शब्द क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करके निकलेगा? पॉक करके निकलेगा विद सम। काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन समझना बहुत गलत है आपके लिए? बहुत कठिन है आपके लिए? नो सर। चलो इतना लिखा, डब्बे में बंद करो। डब बंद करो तो हाँ बोलो। लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, और करके एक और फॉर्मूला। कई बार बच्चों आपको इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती, वेवलेंथ दी रहती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन कौन आई? लैम्डा आई बराबर एच सी अपॉन, कई बार आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया रहता है, तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट। बात समझ में आती है? हेलो। और बेटा ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे ना जब आप इलेक्ट्रॉन को एक रखा हुआ पार्टिकल मान रहे हो, तब ना मान रहे हो कि उस रखा हुआ पार्टिकल ने एनर्जी खाई, वो सरफेस तक गया, अगर एनर्जी बची थी तो पक्को करके निकला। तो बेटा ये सारी सोच आप तभी बना पा रहे हो ना जब आप इलेक्ट्रॉन को एक व्यक्ति, एक पार्टिकल मान रहे हो, एक मास मान रहे हो, तब ना उसमें वेलोसिटी आ गई किसमें? उस मास में। तो हाफ एम वी स्क्वायर, आप उसके पार्टिकल नेचर को अब केंद्रित हो ना उसमें। तो इलेक्ट्रॉन की सारे बिहेवियर को समझने के लिए केवल उसे वेव मानना नहीं, कई केसेस में उसको पार्टिकल मान के भी उसमें मैथ्स लगानी पड़ेगी। बात समझ में आती है? लिखो तो हाँ बोलो। तो व्हाट इज न्यू नॉट?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय एनी मेटल टू शो फोटो इलेक्ट्रिक। हर मेटल के लिए वैल्यू फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, पर हर मेटल की अलग अलग होगी भाई। हर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। हेलो, क्या डेफिनेशन में अगर बेटा इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है, तो लैम्डा नॉट को क्या लिखेंगे? मिनिमम वेवलेंथ। हेलो, ये लिखेंगे ना, है ना, है ना? Yes. नालायकों बेटा मैं जान कैसे करता हूँ कि ऑब्वियस गलतियां करो। नालायकों, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी तो हाँ बेटा, कई बार वर्ड प्रॉब्लम की बात बता रहा हूँ, कई बार आपको सवाल में ना लैम्डा नॉट नहीं लिख के देगा, वो लिख के देगा द मैक्सिमम वेवलेंथ इज दिस। बच्चे बोरा जाएंगे, कहेंगे सर थ्रेशोल्ड तो दिया ही नहीं था। अरे अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम होगा ना। बोलो। Yes, sir. तो इंग्लिश बाकी पूरी आप लोग खुद लिखिए, क्या होगी इंग्लिश? द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड बाय एनी मेटल टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीईई काय शुक्ला, पीई क्या होता है? The required थोड़ी होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ क्या बेटा? एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी गई, पहले कुछ एनर्जी लगेगी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी मेटल, बाय एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल टू कम टू द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन एनर्जी। और अगर उसके बावजूद एनर्जी बची रह गई तो इलेक्ट्रॉन पॉक करके निकलेगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो द मैथमेटिकल एनर्जी डेरिवेशन इज इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कई बार वर्क फंक्शन एनर्जी नहीं लिखी रहती है सवालों में, फाई लिखा रहता है, शायद आप बढ़ाओगे नहीं। फाई मतलब वो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू दे रहा है सीधा सीधा। हेलो, हेलो,